नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज दास्तान एक ऐसी फिल्म की जिसका कि हीरो फिल्म को लगभग समझ लें बिल्कुल ख़त्म होने के पहले ही छोड़ देता है और आखिरी सीन को पूरा करने के लिए उसके डुप्लीकेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ, ये फिल्म 1951 की है। मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा और वो हीरो कौन है उसका भी जिक्र करूंगा आपसे मैं। लेकिन साथ में ये बता दूं कि वो इतनी बड़ी फिल्म थी कि उस दौर के जाने माने डायरेक्टर नितिन बोस जो उसका डायरेक्शन कर रहे थे और उसके एडिटर थे बिमल रॉय और उसकी संगीत की कमान संभाल रखी थी नौशाद साहब ने। तो आप समझ लें कि कितना बड़ा ये ट्रायो था। एक ये 3 लोग जो थे जो मिलके इसको कर रहे थे और उसमें जो हीरो थे वो अचानक क्या होता है कि इनकम्प्लीट फिल्म की रशेज वो देख लेते हैं और जिस वक्त की नौशाद वहाँ पे नहीं मौजूद थे या बिमल रॉय नहीं थे या नितिन बोस नहीं थे और नाराज़ हो जाते हैं कि आखिर ये लोग मिलजुल के मुझसे करवा क्या रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हीरो कौन थे। मेरे ख्याल से वो सस्पेंस ख़त्म कर देना चाहिए। वो हीरो कोई और नहीं बल्कि उस दौर के बहुत बड़े स्टार दिलीप कुमार थे, दिलीप साहब। तो दिलीप साहब को वो फिल्म थी दीदार 1951 की और वो इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने वो फिल्म शायद 15-20 मिनट बची होगी और उसको करने से मना कर दिया। खैर, बहुत समझाया नौशाद साहब ने सबने कि आप ऐसा ना करें, फिल्म को पूरा तो होने दें। जब फिल्म पूरी हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये फिल्म है क्या। लेकिन दिलीप साहब ने एक ना सुनी और फिल्म को छोड़ दिया। मेरे ख्याल से शायद आखिरी के कुछ सीन या कुछ मिनट बचे होंगे या 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी था। तो जैसा मैंने बताया कि उसमें उनके डुप्लीकेट को इस्तेमाल करके वो सीन पूरे किए गए। उसके बाद उसका ट्रायल शो हुआ। ट्रायल शो में जो निर्माता थे, एक जैन साहब वो बैठे, नौशाद साहब बैठे और नितिन बोस साहब बैठे। और जब फिल्म ख़त्म हुई तो नितिन बोस इतना खुश हुए कि उन्होंने नौशाद साहब को गले लगा लिया। दरअसल उस फिल्म के गाने भी उस वक्त बहुत पॉपुलर हुए और जो कहानी थी वो कहा यह जाता है कि नौशाद साहब की थी। तो खैर, तो अब ये फिल्म गई। अब मैं आपको बताऊं कि दिलीप साहब पे फिर क्या हुआ। अब वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो रिलीज़ होने के बाद लोगों ने पसंद करना शुरू किया। इधर दिलीप साहब जो नाराज़ होकर दिल्ली में एक होटल में रुके हुए थे, उनके पास फ़ोन आने लगे उनके चाहने वालों के, उनके प्रशंसकों के कि आपने क्या शानदार अभिनय किया है। अब दिलीप साहब को समझ में नहीं आया कि वो तो फिल्म को अधूरा यूँ छोड़ के आ गए थे कि वो फिल्म बकवास है और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि आप मेरा तो करियर ही डुबोने के चक्कर में ये चीज़, तमाम कड़वी बातें उन्होंने कह के नौशाद साहब से लगभग ये समझ लें कि उस वक्त नाता से तोड़ लिया था। अब दिलीप साहब को जब प्रशंसकों के फ़ोन आने लगे तो उन्होंने सोचा कि चल के ज़रा देखूँ कि वो फिल्म कैसी बनी है और गए। उन्होंने रात को दिल्ली में ही नाइट शो चुपचाप अकेले जाके देखना शुरू किया। आसपास लोग देख रहे थे। उसके बाद जब फिल्म ख़त्म हुई तो दिलीप साहब जब बाहर खड़े हुए और लोगों का रिएक्शन बस दूर से महसूस करना चाहते, देखा कि और फिल्म बहुत ही ट्रेजिक थी। मैं ये कह लूँ कि दिलीप साहब को जो ट्रेजेडी किंग का रुतबा फिल्म इंडस्ट्री में जो खिताब जो था वो दिलवाने का श्रेय बहुत हद तक जो 2-3 फिल्में थी उसमें से एक दीदार फिल्म भी थी। तो जब बाहर खड़े हुए तो देखा कि लोग रोते हुए निकल रहे हैं पिक्चर हॉल से। तो दिलीप साहब को पे बड़ा ही असर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि दरअसल ये फिल्म क्या है और किस तरह से ख़त्म होगी। तो उनको इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसके बाद वो बॉम्बे वापस आए, नौशाद साहब के घर गए, नौशाद साहब से गले मिले और माफ़ी मांगी कि मैं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तो नौशाद साहब ने इतना ही कहा कि आपने वक्त से पहले फ़ैसला ले लिया और अपने दोस्तों की बात नहीं सुनी। तो इससे 2 सबक मिलता है। एक तो दिलीप साहब जैसा बड़ा अदाकार, इतना बड़ा अभिनेता, वो भी धोखा खा सकता है और दूसरी चीज़ कि असली दोस्त जब होते हैं तो उनकी बातों पे अमल करने से फ़ायदा ही होता है। तो खैर, दिलीप साहब को भी ये सबक मिला और दीदार फिल्म उन फिल्मों में से एक साबित हुई जिसने दिलीप साहब के करियर को फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत कदम रखने के लिए एक मजबूत जगह देने में मदद किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की कोई एक और कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।